कहते हैं अधूरी इच्छाएं इंसान को इस जहान से मरने के बाद भी जाने नहीं देती और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो आत्माएं हमेशा कोई जरिया ढूंढती रहती हैं, जिन्हें लोग आसमान्य घटनाओं के रूप में देखते हैं। जिस प्रकार इस दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक अच्छे और दूसरे बुरे, उसी प्रकार इसी दुनिया में जिंदा इंसानों की कल्पनाओं से परे एक ऐसी दुनिया भी है जिसे भूत प्रेत या आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। और उस दुनिया में भी दो तरह की आत्माएं होती हैं, जिनमें से एक वो आत्माएं होती हैं जिनकी मरने से पहले इच्छाएं पूरी ना हुई हों, जो बार बार जिंदा इंसानों को जरिया बनाने के लिए या तो इंसानों को दिखती रहती हैं या चीज़ों के जरिए अपनी मौजूदगी का एहसास करवाती रहती हैं। और दूसरी वो आत्माएं होती हैं जिन्हें मरने से पहले काफ़ी यातनाएं या पूरी तरह से प्रताड़ित किया गया हो। ये आत्माएं बदले की आग में हमेशा जलती रहती हैं जब तक कि उनका बदला पूरा ना हो जाए। और ऐसी आत्माओं के रास्ते में अगर जिंदा इंसान गलती से भी आ जाए तो इस इंसान के साथ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जो हम सभी की सोच और समझ से बिल्कुल परे होती हैं। नमस्कार, माय टाउन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 265। माधव और खुशी की हाल ही में शादी हुई थी। दोनों एक ही संस्थान में कार्यरत थे और काम के सिलसिले में हुई एक मीटिंग में दोनों की मुलाकात हुई, जो दोस्ती से शुरू हुई और बाद में जीवन के सफर में हम सफर बन जाने तक मुकम्मल हुई। खुशी के माता पिता माधव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इसीलिए दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर कोर्ट में शादी कर ली। अब दोनों का एक ही सपना था, खुद का घर बनाने का। खुशी परियों की कहानियां सुनकर बड़ी हुई, इसलिए आज भी उसकी दुनिया, उसके सपने लड़कपन की तरह ही थे। वो अक्सर माधव से अपने सपनों के घर को लेकर हमेशा बात किया करती थी कि ऐसे पर्दे होंगे, ऐसी बालकनी होगी, एक छोटी सी बगिया भी हमारे घर के ठीक सामने होगी। और माधव भी कभी भी खुशी की बातों को हल्के में नहीं लेता था। उसका लक्ष्य भी यही था कि वो खुशी के सपनों का घर एक दिन जरूर बनाएगा। खुशी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण माधव ने खुशी को नौकरी ना करने की सलाह दी, जिसे पति की आज्ञा और अपने ही हित की बात मानकर खुशी ने स्वीकार कर लिया। अब खुशी घर पर ही रहती थी और अपने घर के सपने बुनती थी। किराए के घर को भी उसने ऐसे सजाया हुआ था जैसे उसका अपना घर हो। और एक दिन खुशी बालकनी पर खड़ी पौधों को पानी दे रही थी जब बाहर गाड़ी के आने की आवाज हुई। खुशी यही सोचते हुए अपने काम में लगी रही कि अभी माधव के आने का समय नहीं हुआ, ये कोई और होगा, कि तभी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। और जब खुशी ने दरवाजा खोला तो एक फूलों का गुलदस्ता हाथ में लिए होठों पर मुस्कान के साथ माधव खड़ा था, जिसे देखते ही खिलखिलाते हुए हंसती हुई खुशी ने कहा, अरे इतनी जल्दी आ गए आप, क्या बात हो गई जनाब। और ये सुनते ही माधव फूलों का गुलदस्ता खुशी के हाथों की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, पहले अंदर तो आने दीजिए मैडम, फिर बताएंगे। अंदर आते ही माधव सोफे पर पसर कर बैठ गया और अपनी टाई को ढीला करते हुए बोला, आज मैंने अपने सपनों का घर खरीद लिया, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और मेरे साथ अपने सपनों की दुनिया देखने चलो। आज खुशी को लग रहा था मानो वो आकाश में उड़ रही हो। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज हर बात, हर चीज उसके दिल को छू रही थी। गाड़ियों का शोर भी उसे किसी मधुर संगीत सा लग रहा था। कुछ ही देर में खुशी अपने सपनों के महल के सामने खड़ी थी। घर वाकई वैसा था जैसा वो हमेशा सोचा करती थी, पर जिस घर को माधव और खुशी अपने सपनों का महल सोचकर इतना खुश थे, उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनके सपनों का ये महल उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे तूफान लाने वाला था जिसके बारे में उन दोनों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। घर
के सामने पहुंचकर माधव ने घर की चाबी खुशी के हाथ में थमाते हुए हंसते हुए कहा, जा खुशी जा, जी ले अपनी जिंदगी। हंसते हुए चाबी लेकर खुशी ने घर की ओर दौड़ लगा दी। लोहे का बड़ा सा गेट खोलते ही एक छोटी सी बगिया थी, फिर बड़ा सा लकड़ी का सामने मुख्य द्वार था जिस पर ताला लगा हुआ था। खुशी ने ताला खोला और फिर भगवान गणेश का नाम लेकर मुख्य द्वार को खोलकर अंदर की तरफ प्रवेश किया तो सामने गुलाब की पंखुड़ियों से बना एक बड़ा सा तिल जिसके अंदर वेलकम लिखा हुआ था। माधव खुशी के पीछे ही खड़ा था और इन सारे पलों को कैमरे में कैद कर रहा था। खुशी के चेहरे पर इतनी प्रसन्नता और सुकून उसे आज पहली बार दिखा था। चिड़ियों सी चहकती खुशी पूरे घर का मुआयना कर रही थी। अगले ही दिन गृह प्रवेश था। पूरा घर देखकर माधव और खुशी वापस चले गए। सारी तैयारियां करने के बाद अगले दिन जब हवन करवाया जा रहा था, पर अचानक वहां कुछ ऐसी चीजें होने लगी जिसे वहां खड़ा कोई भी व्यक्ति समझ नहीं पा रहा था। हवन शुरू होते ही तेज हवाएं चलने लगी। हवाएं इतनी तेज थी कि पूरे घर की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी थी। जहां पूरे घर में हवन की खुशबू होनी चाहिए थी, एक अजीब सी गंध पूरे घर से आ रही थी। धीरे धीरे हालात इस कदर बिगड़े कि जल्दबाजी में हवन किसी तरह पूरा करवाया गया। ये सारी चीजें देखकर खुशी के मन में कुछ संदेह हो रहा था, पर माधव ने इन सभी बातों को ये कहकर टाल दिया कि ये तो बस प्रकृति से जुड़ी बात है। इसके बाद माधव रोज 9 बजे ऑफिस के लिए निकल जाता और रात 8 बजे या लेट होने पर कभी कभी 9 बजे घर आता था। इस बीच खुशी अकेले घर पर रहती थी। उसे कई बार एहसास होता जैसे घर में कोई और भी है। इस बारे में उसने माधव से भी कई बार बात की, पर माधव ने हमेशा उसे उसका वहम बोलकर ये हमेशा समझा दिया कि तुम अपने पसंद के काम में मन लगाया करो। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, फिर ऐसे ही विचार आते हैं। खुशी रोज पहले माधव के लिए नाश्ता और टिफिन तैयार करती। माधव के जाने के बाद ही सारे घर के काम किया करती थी, पर आज जब वो नहा रही थी तो उसे बाहर किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज किसी महिला की थी। खुशी एकदम शांत होकर उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगी। उसकी हिम्मत तक नहीं हो रही थी कि वो बाथरूम से बाहर निकलकर ये देख सके कि आखिर बाहर है कौन। खुशी ने धीरे धीरे बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर झांक कर देखा तो पूरे कमरे में कोई नजर नहीं आ रहा था। खुशी ने घर का हर एक कोना छान लिया, पर उस पूरे घर में और कोई नहीं था और घर के सभी खिड़कियां और दरवाजे भी वैसे ही बंद थे जिस तरह खुशी ने बाथरूम में जाने से पहले बंद किए थे। पूरा घर एकदम शांत था, पर एक अजीब सी मनहूसियत खुशी को साफ साफ महसूस हो रही थी। अब खुशी हर समय डरी और सहमी सी रहती थी। अगर फोन की घंटी भी बजती तो खुशी चौंक जाती थी। घर लोन पर लिया गया था, इसलिए माधव भी डबल शिफ्ट में काम करने लगा था। इसीलिए अब तो कई बार घर आने में रात के 12 या 1 बज जाते। दिन तो खुशी जैसे तैसे काट लेती, पर रात का समय तो सदियों की तरह लगने लगा था। खुशी का डर रात के अंधेरे में और भी गहरा जाता। अब तो हर दिन खुशी को नई नई चीजें नजर आने लगी थी। उसका शक भी अब पक्का होता जा रहा था कि हो ना हो इस घर में कुछ डरावना जरूर है। उसने माधव से कई बार ये बात कहने की कोशिश की, पर माधव ने ये कहकर ये बात हंसी में उड़ा दी कि पढ़ी लिखी होकर भी ऐसी बातें कर रही हो। और फिर एक दिन जब खुशी अकेली घर पर चाय बना रही थी, तभी उसे याद आया कि चाय पत्ती तो अभी राशन के पैकेट से निकाली भी नहीं थी और राशन माधव ने कल रात को डाइनिंग टेबल पर रखा था। और जैसे ही खुशी ने किचन से डाइनिंग टेबल की तरफ देखा भर था तो डर से खुशी की चीख निकल गई।
क्योंकि डाइनिंग टेबल के नीचे बैठी एक अजीब सी दिखने वाली औरत खुशी की तरफ ही देख रही थी। ये देखकर खुशी इतना डर चुकी थी कि वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी और जब आंख खुली तो खुशी अपने कमरे में बेड पर लेटी थी। खुशी ने अपने आसपास देखा तो कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था। यही सोचती हुई कि माधव घर आ गया होगा और वही उसे रूम तक लाया होगा, खुशी अपने कमरे से बाहर निकली, पर पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। खुशी के अलावा और कोई भी इस घर में कहीं नहीं था। खुशी अभी इन सभी घटनाओं के बारे में सोच ही रही थी जब अंदर के कमरे से एक आवाज खुशी ने साफ साफ सुनी। इस आवाज को सुनने से ऐसा लग रहा था मानो कोई औरत अंदर वाले कमरे में बैठी अपने बच्चे को दुलार रही हो। पर हैरानी की बात तो ये थी कि इस पूरे घर में माधव और खुशी के अलावा और कोई नहीं रहता था। तो आखिर ये आवाज थी किसकी? इस आवाज को सुनते हुए खुशी डरती हुई अंदर कमरे की तरफ बढ़ने लगी। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर खुशी ने धीरे से दरवाजा खोला, पर अंदर एक बार फिर कोई नहीं था। खुशी कुछ भी समझ पाने की हालत में नहीं थी क्योंकि अभी अभी इस कमरे से किसी की आवाज खुशी ने साफ साफ सुनी थी। कमरे का दरवाजा बंद करके खुशी पीछे मुड़ी ही थी तो पीछे देखते ही खुशी की डर से रूह तक कांप उठी, क्योंकि दरवाजे पर खड़ी खुशी को ठीक सामने से डाइनिंग टेबल के पास खड़ी वो औरत एक बार फिर देख रही थी। अब खुशी के डर की सारी सीमाएं पार हो चुकी थी। जोर की चीख के साथ खुशी धड़ाम से जमीन पर बेहोश होकर गिरी। माधव ने रोज की तरह खुशी को कई बार कॉल किया और कई बार घंटी जाने पर भी जब कोई जवाब नहीं आया तो माधव तुरंत घर के लिए निकला। घर आते ही देखा तो खुशी जमीन पर गिरी हुई थी। माधव उसे हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर का बताना था कि घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और इसी वजह से चक्कर आ गया होगा। ये सुनकर माधव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, पर खुशी का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। उसे रह रहकर घर पर दिखी उस औरत का चेहरा याद आता जिसे वो अपना वहम समझती और कभी सच। खुशी को अब अपनी माँ की बहुत याद आती। उसका मन करता कि माँ से मिलकर उनको सारी बात बताऊं, पर माँ की नाराजगी का ख्याल करके कड़वे घूंट पीकर रह जाती खुशी। उसे अपने किए पर पछतावा भी होता था, पर माधव का प्यार उसे फिर से संभाल लेता। खुशी का चेहरा अब मुरझा सा गया था। उसे देखकर यही लगता मानो उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई हो। वो खोई खोई सी रहने लगी थी। माधव ने उसे एक कहानी की किताब देते हुए कहा, जब तुम घर पे खाली बैठी होती हो ना तो ये किताब पढ़ लिया करो, ये बहुत अच्छी है, इससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। और जब एक दिन खुशी अपने कमरे में बैठी कहानी पढ़ रही थी तो पढ़ते पढ़ते ही उसकी कब आंख लगी उसे पता ही नहीं चला, और जब आंख खुली तो सामने एक महिला बैठी थी। एकदम से डरते हुए और हैरानी से खुशी का पूछना था कि कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई। इस पे उस औरत का बताना था कि खुशी मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ, दरवाजा खुला था इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। तुम भी मेरी तरह अकेली रहती हो इसलिए सोचा तुम्हें कंपनी दे दूं। वैसे भी ऐसे समय में यूं उदास नहीं रहना चाहिए तुम्हें, बच्चे की सेहत पर असर पड़ता है। खुशी को उस औरत का चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था, पर याद नहीं आ रहा था कि आखिर उस औरत को खुशी ने देखा कहाँ था। अब तो हर रोज माधव के जाते ही खुशी की पड़ोसन मिसेस शर्मा आ जाती और माधव के घर आने से थोड़ी ही देर पहले चली जाती। खुशी भी अब पहले की तरह दिखने लगी थी। अब खुशी पहले की तरह ही खुश रहने लगी थी और अब उसे घर में किसी भी तरह का कोई डर नहीं लगता था, ना ही कुछ दिखाई देता
और ना ही कुछ सुनाई देता। अब खुशी को भी समझ आ गया था कि वो उसका वहम ही था। और ऐसे ही 9 माह बीत गए और खुशी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। खुशी ने माधव को पड़ोसन के बारे में बता दिया था। दोनों ने हॉस्पिटल में उसके आने का इंतजार किया। माधव को जरूरी काम के चलते ऑफिस जाना पड़ा और उसके थोड़ी ही देर बाद खुशी की पड़ोसन आ गई। खुशी ने उनसे कहा, मेरे हस्बैंड आपसे मिलने के लिए काफी देर तक आपका इंतजार करते रहे और फिर ऑफिस चले गए। इस पे उस औरत का बताना था कि कोई बात नहीं, फिर कभी मिल लेंगे। ये कहकर मिसेस शर्मा ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। बच्चे को देखकर वो इतनी खुश थी जैसे बच्चा उनका अपना ही हो। बहुत देर तक वो बच्चे को अपने सीने से लगाए रही। नर्स के कहने पर उन्होंने बच्चे को खुशी की गोद में दे दिया। बच्चे को लेकर मिसेस शर्मा का जो उतावलापन था वो खुशी को बड़ा अजीब लग रहा था, पर मिसेस शर्मा ने खुशी की बहुत सेवा की थी। उसका ख्याल बड़ी बहन की तरह रखा था, इसीलिए खुशी ने उनसे कुछ ना कहा और कुछ नहीं पूछा। खुशी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। हॉस्पिटल से आने के बाद भी मिसेस शर्मा ने खुशी की बहुत देखभाल की। मिसेस शर्मा को देखने से लगता था कि बच्चों से उन्हें काफी प्यार था। एक दिन बच्चे को गोद में उठाए रोने लगी। खुशी को बच्चे का कैसे ध्यान रखना है सारी बातों की हिदायत देने लगी। इस पर हंसते हुए खुशी का कहना था कि आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे अब कभी नहीं आएंगी। इस पे मिसेस शर्मा का बताना था कि हाँ, मेरी मुक्ति हो गई है। ये सुनते ही खुशी थोड़ा सहम चुकी थी और यही सोच रही थी कि मिसेस शर्मा ये अजीब बातें क्यों कर रही हैं। खुशी इसके बाद कुछ पूछ पाती कि इससे पहले ही मिसेस शर्मा वहां से चली गई और अगले दिन से 1 सप्ताह तक मिसेस शर्मा नहीं आई। खुशी को चिंता होने लगी थी। उसने माधव को शर्मा जी के घर भेजा। माधव जब शर्मा जी के घर पहुंचा तो दरवाजा मिसेस शर्मा ने खोला और दरवाजा खुलते ही माधव का पूछना था, आप ही मिसेस शर्मा हैं? इस पे मुस्कुराते हुए मिसेस शर्मा का कहना था, जी हाँ, बताइए क्या बात है। इस पे माधव ने एक बार फिर कहा, खुशी ने आपको याद किया है, आप घर नहीं आई तो उसे आपकी फिक्र हो रही थी। इस पे मिसेस शर्मा का बताना था कि कौन खुशी, मैं तो कभी आपके घर नहीं आई। माधव इतना सुनकर काफी हैरान होता हुआ अपने घर लौट आया तो देखा हॉल में घर के पुराने मालिक बैठे थे। माधव को देखकर उन्होंने खड़े होकर माधव की ओर हाथ बढ़ाते हुए माधव से हाथ मिलाया। माधव भी हंसते हुए उनसे गले मिलकर बोला, अरे इतने दिनों बाद कैसे याद आ गई शर्मा जी। ये सुनते ही शर्मा जी का कहना था, याद तो रोज ही करते हैं, आज एक काम के सिलसिले में इस शहर आया था तो सोचा आपसे मिल लूं और आपके घर से मेरी एक अमानत लेता चलूं। ये सुनते ही माधव ने थोड़ा हैरानी से बोला, आपकी अमानत? यहाँ कौन सी चीज छोड़ गए आप? इस पे शर्मा जी का एक बार फिर कहना था, जी हाँ, आपकी जो डाइनिंग टेबल है उसके नीचे एक हिडन ड्रॉर है जिसमें मेरी बीवी की तस्वीर रखी है। सोचा आपको इस छुपे ड्रॉर के बारे में बता दूं और अपनी अमानत भी ले लूं। इतने में खुशी भी हॉल में आ गई थी। मिस्टर शर्मा ने एक चाबी जेब से निकाली और ड्रॉर खोलकर उसमें से एक तस्वीर निकाली। तस्वीर को देखते ही खुशी के चेहरे पर एक चमक आ गई थी और चहकते हुए बोली, ये तस्वीर तो मिसेस शर्मा की है। ये सुनते ही मिस्टर शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी भाभी जी, सही पहचाना आपने, ये मेरी धर्मपत्नी मिसेस शर्मा है। ये सुनते ही खुशी का पूछना था, कैसी है वो? पिछले सप्ताह से उन्होंने घर आना ही छोड़ दिया, कोई नाराजगी है क्या हमसे? और इसके बाद जो शर्मा जी का बताना था वो सुनकर माधव और खुशी के पैरों तले जमीन खिसक गई। एकदम से हैरान होते हुए मिस्टर शर्मा ने बताया, ये आप क्या कह रही हैं? मेरी पत्नी को मरे तो 2 साल हो चुके हैं। बच्चों से बहुत प्यार करती थी, पर बदकिस्मती से बच्चे को जन्म देते हुए उसकी मौत हो गई। इसी वजह से मैंने ये घर और शहर छोड़ दिया। ये सारी बातें सुनकर माधव को
पड़ोस की मिसेस शर्मा की बात समझ आ गई थी और वो पूरा माजरा समझ चुका था कि खुशी बिल्कुल सही कहती थी कि इस घर में और भी कोई रहता है। हवन में बिगन आने की वजह भी मिसेस शर्मा ही थी। जैसे ही खुशी के मां बनने की खबर मिली, उसके बाद से मिसेस शर्मा ही खुशी के साथ रहती थी और बच्चे के जन्म के बाद उसकी आत्मा तृप्त हुई और उन्हें मुक्ति मिल गई। खुशी को भी अब मिसेस शर्मा का चेहरा याद आ गया था। उसने उन्हें डाइनिंग टेबल पर बैठे कई बार देखा था, जिसे देखकर वो बेहोश हो गई थी। माधव, खुशी और मिस्टर शर्मा तीनों खुश थे क्योंकि एक भटकती आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। ऐसे ही इस दुनिया में कई अच्छी आत्माएं कई घरों और खंडहरों में आज भी भटक रही हैं, जो अपनी मुक्ति की तलाश में किसी जरिए के इंतजार में हैं। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।